जय हिंद दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो आ चुका है। हमने उसमें आपको अपनी सारी जर्नी के बारे में बताया था और उस वीडियो में आपने जितना सपोर्ट दिया, जितना प्यार दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपने बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट दिया हमको, बहुत अच्छा लगा हमको ये सब देखकर, और आगे की जर्नी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। चलिए आइए देखते हैं। और हाँ, आपने कई लोगों ने हमसे मैसेज किया और हमसे पूछा भी फ़ोन करके कि आपका अगला वीडियो नहीं आ रहा है, क्या बात है। तो उसमें मेन दो मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। पहली तो मेरा एग्ज़ाम था खुद ही कॉलेज का, और दूसरा जो मैंने हाल ही में एक कैमरा लिया था वो थोड़ा सा मुझे चलाना नहीं आ रहा था, थोड़ा उसी में दिक्कतें हो गई, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। हम संविधान के नज़रिए से इतिहास को देख रहे हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ, तब जाके हम संविधान तक पहुँचे। हम संविधान सभा बनाई, हमने आगे काम किया। हम संविधान पढ़ रहे हैं, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हम सब कुछ शॉर्ट में देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे। संविधान चल के जब संविधान का टॉपिक आएगा तो हम उसको मतलब बड़ा करके पढ़ेंगे, उसको फैला के पढ़ेंगे, हर चीज़ देखेंगे उसमें। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये शुरू होता है कहाँ से? 1608 में। 1608 में एक कंपनी आती है भारत, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में व्यापार करने आती है। और उसे इंडिया में व्यापार करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति उसे मिलती है चार्टर्ड एक्ट से। चार्टर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हमें कोई शक्तियाँ मिलती हो कुछ करने की। अब वो चार्टर्ड ने किसने दिया? वो दिया था महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ कौन थी? वो ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है। इसके बाद आगे चल के 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। दीवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स वगैरह, जो टैक्स हम किसी से कलेक्ट करते हैं उसे दीवानी अधिकार कहते हैं। तो अभी तक कंपनी क्या थी? कंपनी टैक्स वसूलने लगी। कंपनी पहले व्यापारी थी, ध्यान रखिएगा। जब से ये कंपनी टैक्स वसूलने लगी तो ये क्या बन गई? ये शासक भी बन गई। तो कंपनी जो पहले व्यापारी था, अब शासक बन चुका था। जैसे कुछ वैसा है कि जैसे हम आज सरकार को टैक्स देते हैं, अपने भारत सरकार को देते हैं। क्यों? सरकार के पास राइट्स हैं, उनके संसद में अधिनियम बनाया गया है, जीएसटी का अधिनियम बना हुआ है, टैक्स लेने का अधिनियम बना हुआ है, उससे सरकार से टैक्स लेती है। पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी आके बोले कि आप हमको टैक्स दीजिए, तो हम कभी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं होगा। पर जब भारत सरकार उसको अधिकार दे देगी तो हमें उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। सेम यही पे ऐसा हुआ कि कंपनी ने जब इनको यहाँ के दीवानी अधिकार मिल गए, तब इन्होंने टैक्स वसूलना चालू कर दिया कंपनी ने। तो कंपनी क्या थी? व्यापारी से शासक बन गई। क्या बन गई? व्यापारी से शासक बन गई। समझ गए? फिर क्या होता है आगे? फिर ये आगे चल के क्रांति होती है 1857 की। कई लोग, सब ने सुना होगा, ये बहुत एक फेमस क्रांति थी, सैनिकों द्वारा की गई थी। तो जब ये क्रांति हो जाती है, इसके बाद क्या था? क्राउन ने ये पूरे शासन को, पूरे कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया और पूरे भारत को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तब किसका? क्राउन का शासन आ गया। यहाँ पे क्राउन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। क्राउन का मतलब होता है जो ब्रिटेन की महारानी थी, जो ब्रिटेन का जो शासक था, वही यहाँ पे शासन करने लगा आके। तो इसके दो पार्ट होंगे वीडियो, इसके दो पार्ट होंगे। एक में हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन और दूसरा पढ़ेंगे ताज का शासन। पहले कंपनी का शासन कब तक चलता है? वो चलता है 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। इसके बाद हम ताज का शासन पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं कंपनी का शासन। तो सबसे पहले क्या होता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये पहली बार कंपनी ने, क्राउन ने, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पे नज़र रखने के लिए, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया, ताकि हम इस पे कंपनी पे एक अधिकार जमा सके, उसको नियंत्रण कर सके। देखिए पहले क्या होता है, इसके मेन पॉइंट है। बहुत सी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ मेन चीज़ देखेंगे जो इस पर हुआ है। तो इसका जो जो अहम बात क्या थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। काउंसिल की सहायता के लिए, जो उसकी काउंसिल बनी हुई थी, उसकी सहायता के लिए क्या बना दिया गया? जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ये कुछ वैसा है जैसे अभी हमारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का गवर्नर अलग होता है, उत्तर प्रदेश का गवर्नर अलग है। एमपी गवर्नर से को यूपी गवर्नर से कोई मतलब नहीं है, यूपी गवर्नर को एमपी गवर्नर से कोई मतलब नहीं है। दोनों एक दूसरे में स्वतंत्र हैं। पर अगर भारत सरकार कुछ ऐसा कह दे कि आज के बाद एमपी का जो गवर्नर है वो यूपी गवर्नर के अधीन हो जाएगा, या फिर यूपी का गवर्नर एमपी गवर्नर के अधीन हो जाएगा, कुछ वैसा है कि जो पहले स्वतंत्र थे दोनों ही गवर्नर, मद्रास के भी और बम्बई के भी, वो आगे चल के क्या हो गया?
वो दोनों गवर्नर हो गए किसके, बंगाल के अधीन हो गए, मद्रास के भी और मुंबई के भी, ये दोनों इसके अधीन हो गए। इसके बाद क्या होता है, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसकी की जाती है, उच्चतम न्यायालय की। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। भाई जब इसको सारी आज़ादी दे दी गई थी तो कंपनी से कुछ विवाद भी हो रहे थे लोगों के, तो उस सबको सेटलमेंट करने के लिए एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसकी स्थापना की गई 1774 में। इसके बाद क्या आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत। अब देखिए क्या होता है, जब भी कोई चीज़ नई होती है वहाँ तक शासन की पहुँच नहीं हो पाती। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसा ही होता है कि अगर कोई स्कीम है, कोई चीज़ें अगर सरकार द्वारा लागू की गई है और वहाँ तक सरकार की पहुँच नहीं है, तो वहाँ ये निश्चित है कि वहाँ भ्रष्टाचार होना ही है। सेम वही चीज़ कंपनी के साथ हो रहा था। क्या हो रहा था कि कंपनी जो थी यहाँ लूट मचाए हुई थी। कहने का सेंस ये है कि उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात है, उस टाइम कहा जाता है कि कंपनी के जो कंपनी के कर्मचारी थे वो इतने अमीर हो गए थे, लाइक जैसे आज के टाटा, बिरला या फिर अंबानी हो गए, या फिर हमारे अंबानी जी, और हाल ही में गौतम अडानी का जो इतने हमारे वर्ल्ड के तीसरे रिचेस्ट बन गए थे, कुछ वैसा हाल हो गया था कि उस टाइम जो कंपनी के जो लोग थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो वर्ल्ड में बहुत ऊपर चले गए थे, वो आमदनी के मामले में बहुत आगे हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बदौलत। तो जब ये बात इनको चली पता, इन्होंने एक एक्ट में यही साफ लिखा दिया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो किसी से निजी व्यापार नहीं कर सकते, खुद का अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी से उपहार नहीं ले सकते हैं और रिश्वत तो ले ही नहीं सकते हैं। ये इनको लिखना पड़ा, एक्ट में लिखना पड़ा। इसके बाद क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखा जाने लगा। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था जो कंपनी पे नियंत्रण रख रहा था, जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका काम क्या था, इसे कंपनी पे नज़र रखना था, उस पर नियंत्रण रखना था, उस पर अपना शासन को अच्छे से चलाना था। और ये जो बंदा था, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये क्या था, जवाबदेह था। किसके लिए, ये था ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन की महारानी के लिए, क्राउन के लिए जवाबदेह था कि अगर यहाँ कुछ होता है, वो अगर ये इनसे कुछ पूछना चाहे तो ये उसके लिए जवाबदेह होगा, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उनको बताएगा, पूरी जानकारी वहाँ पे जाएगी यहाँ से। इसके बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। ये इसी का संशोधन अधिनियम है। इसमें जो कमियां रह गई थी इस एक्ट में, 1773 वाले एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उसी कमियों को पूरा करके आगे एक नया एक्ट लाया गया, 1781 का संशोधन एक्ट लिया गया। इस एक्ट में क्या किया गया, देखिए इसमें 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आपने सुना भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से एक अधिनियम था, ये वही है, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा गया। इसमें क्या मेन प्रावधान किए गए, गवर्नर जनरल को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। जो गवर्नर जनरल था, जो हम यहाँ पे बनाए गए थे गवर्नर जनरल, इसको जो यहाँ पे स्थापना की गई थी उच्चतम न्यायालय की, इसके क्षेत्राधिकार से इसको बाहर रखा गया था गवर्नर जनरल को, ताकि अपना काम अच्छे से कर सके, ताकि इसका दबाव ना हो सके, ये अलग से अपना काम कर सके। इसलिए इसको इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया कि अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको कोर्ट पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाद क्या था, इस एक्ट की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझनी है, वो था ये, न्यायालय द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई थी कि हिंदुओं के लिए सज़ा जो दी गई थी वो हिंदू धर्म के हिसाब से दी गई थी, और जो मुसलमानों को सज़ा मिल रही थी वो मुसलमान के धर्म के हिसाब से। अभी तक ऐसा था, ये तो जब से आईपीसी आई तब से ऐसा हो गया कि हर इंसान के लिए सारे कानून बराबर है। अगर आप चोरी कर रहे हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे कोई इंसान मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, चाहे किसी भी धर्म का, अगर वो इंसान चोरी कर रहा है तो उसको आईपीसी के तहत सज़ा दी जाएगी। ये आज है, ये आईपीसी आने के बाद है, इसके पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या नियम चल रहा था, अगर कोई हिंदू इंसान है, अगर वो हिंदू इंसान चोरी करेगा या फिर कोई अपराध करेगा, उसको जो सज़ा मिलेगी वो उसके धर्म के हिसाब से मिलेगी, जो उनके धर्म में लिखा होगा। और जो अगर कोई मुसलमान बंदा है, अगर वो कोई भी जुर्म करता है या फिर चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो जो उसको सज़ा मिलेगी वो क्या मिलेगी, उनके धर्म के हिसाब से मिलेगी। स्तरीय कानून होता है मुसलमानों में, तो स्तरीय कानून के हिसाब से मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसी के बाद जो अगला एक्ट आया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो इनकी समीक्षा के लिए बनाया गया था कंपनी की, वो कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो तत्कालीन जो वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था विलियम पिट्स द एंगर, जो वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया था। उनके फादर भी पीएम ही थे, प्रधानमंत्री ही थे, विलियम पिट्स द एंगर के।
फिर इसके बाद देखिए इसके जो मेन प्रावधान क्या थे, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले क्या था, कंपनी ही राजनीति कर रही थी, कंपनी ही वाणिज्य कर रही थी, मतलब सब कुछ कंपनी कर रही थी। कंपनी ही राजनीति वाले सारे काम कर रही, वो सारे वाणिज्य वाले वही भी काम कर रही थी। व्यापार भी वही करना है उसको, राजनीति वही करना है, टैक्स भी उसी को वसूलना है, सब कुछ उसी करना है। यहाँ से अलग अलग कर दिया गया क्राउन द्वारा, द्वैत शासन लागू कर दिया गया। द्वैत शासन का मतलब होता है अगर एक काम कोई दूसरा संभाले, एक काम कोई दूसरा संभाले, एक ही जगह पे दो शासन चले, उसे कहते हैं द्वैत शासन। राजनीति क्राउन के हाथ में आ गई कि किससे हमें संधि करनी है, किससे हमको संधि करनी है, किससे हमको युद्ध करना है, किससे हमको रक्षा वाला बंदोबस्त करना है, ये किसके हाथ में आ गया, ये क्राउन के हाथ में आ गया। और व्यापारिक शक्तियाँ किसके हाथ में थी, कंपनी के हाथ में थी, कि हमें किससे व्यापार करना है, हमें किससे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये किसके हाथ में था, ये कंपनी के हाथ में था। और यहाँ से क्या लागू हो गया, द्वैत शासन, ये हमको ध्यान रखना है। द्वैत शासन कहाँ से लागू हुआ, 1784 के पीट्स एक्ट से लागू हुआ। जब एक ही बॉडी पे दो कानून लगते हैं, दो बॉडी काम करती हैं, तब होता है द्वैत शासन, ठीक है। क्राउन द्वारा कंपनी के प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण में लाया गया। जब क्राउन को ऐसा लगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी कर रही है, कंपनी कुछ उसके अलग से काम कर रही है, ब्रिटिश सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तब उसने नियंत्रण करने के लिए सारे पहलू अपनाए थे। इसके बाद क्या आता है, 1786 का अधिनियम आता है। क्या आता है, 1786 का अधिनियम आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। हाँ, 1786 में क्या किया गया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पर वो बंदा बड़ा होशियार था, उसने कहा कि मैं नहीं हूँगा, मैं आपकी बातें नहीं मानूंगा जब तक आप मेरी दो शर्तें नहीं मानोगे। दो शर्त क्या थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, उसने कहा कि काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार दिया जाए। जो काउंसिल बनी हुई थी, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, हाँ, ये जो काउंसिल बनी हुई थी, इसका कहना ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस का कि जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कहना था कि जो काउंसिल है इसके अधिकार को मुझे ना मानने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि अभी तक क्या था कि इसकी बात माननी ही पड़ती थी। तो इसका ये कहना था कि मैं अपने हिसाब से तभी काम कर पाऊंगा जब मुझे इस काउंसिल की बात ना मानने का अधिकार भी दिया जाए। मान भी सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ। दूसरा उसका क्या कहना था कि उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। ये कुछ वैसा है जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है। जो राष्ट्रपति होता है भारत में, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और सेनापति उसी को कहते हैं। तो ये यही चाह रहा था कि मुझे सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए, ठीक है। दो शर्त रखी गई थी, हालांकि शर्त मान ली गई थी, ये शर्त मान ली गई और इसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद 1773 का चार्टर एक्ट आता है। 1700 यहाँ से चार्टर के नाम से आने लगा। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है, चार्टर एक्ट हर 20-20 सालों में आ रहा था। ये इसलिए बनाया गया था ताकि हम कंपनी को समीक्षा कर सकें, उसके बारे में जान सकें और आगे के अधिकार उसको दे सकें। चार्टर से ही अधिकार मिलते थे कंपनी को कोई काम करने के लिए। जब 1793 का चार्टर एक्ट आया तो काउंसिल के निर्णय को ना मानने की जो शक्ति थी, जो यहाँ पे कही गई थी, जो कॉर्नवालिस ने बोला था कि मुझे निर्णय को ना मानने के जो अधिकार हैं वो दिए जाएं, वो दे तो दिए गए थे। आगे चल के 1793 में ये अधिकार सबको दे दिए गए, जितने भी दूसरी प्रेसिडेंसी और दूसरे जो गवर्नर थे, सभी गवर्नर तक, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे बंगाल का तो था ही, चाहे वो मद्रास का हो, चाहे बम्बई का हो, सभी को दे दिए गए थे ये अधिकार कि अब आप काउंसिल का अधिकार बात मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो अधिकार था व्यापार पे, जो एकाधिकार था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कंपनी का था वो एकाधिकार था। कंपनी जो व्यापार कर रही थी तो एकाधिकार पे कर रही थी। एकाधिकार का मतलब होता है, मैंने बताया था ना, कि सिर्फ हमारी मोनोपोली हो, वो सिर्फ काम हम ही कर सके और कोई नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे उसी का जो एकाधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद आता है सभी कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान दिया जाएगा। क्या था कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे या फिर जो ब्रिटेन से आए थे, कर्मचारी आए थे, उन सभी को, जितने भी गवर्नमेंट चाहे वो कंपनी के लोग थे, इन सबको जो पेमेंट देना था, जो इनका भुगतान करना था, वो कहाँ से हो रहा था, भारतीय राजस्व से हो रहा था, ठीक है। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है, ये बहुत फेमस एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट। ये इसलिए फेमस था कि इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई थी कंपनी का जो एकाधिकार था, जो कंपनी की मोनोपोली थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि अब तो इंडिया कोई भी आ सकता था, यहाँ व्यापार कोई भी कर सकता था। पर दो चीज़ को बना के रखा गया, एक था चाय
और एक था चीन के साथ व्यापार। चाय का व्यापार अभी भी कंपनी के लिए एकाधिकार बना हुआ था, और चीन का व्यापार, और बाकी उसके अलावा इनके सारे अधिकार खोल दिए गए थे कि अब कोई भी आएगा और इंडिया में व्यापार कर सकता है। पर चाय और चीन के साथ व्यापार बना हुआ था बराबर, कि चाय और चीन के साथ, चाय जहाँ से भी हो, और जो चीन का प्रॉपर, जो चीन का साथ इनका ट्रेड होगा, जो भी व्यापार होगा, ये कंपनी ही कर सकती है। ये मेन बात थी इसके लिए। फिर अगले स्टेप पे क्या था, व्यापार सभी के लिए खोल दिया गया। ईसाई मिशनरियों को, हालांकि ये जो चार्टर था 1813 का, ये बहुत ही, ये तो भारत को बर्बाद करने वाला ही था। इस एक्ट को आर्थिक बर्बादी के कारण भी कहा गया। अब देखते हैं क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, इस एक्ट को आर्थिक बर्बादी के कारण कहा गया। वो कहते हैं ना, एक शेर बड़ा अच्छा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो बस वही हाल था। चलिए देखते हैं आगे। तो व्यापार सभी के लिए खोल दिया गया, और ईसाई मिशनरियों को भारत आगे धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। जो ईसाई मिशनरी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, उनको ये बोला गया, उनको ये परमिशन दे दी कि आप भारत में जा सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और पश्चिमी शिक्षा को प्रमोट किया गया। पश्चिमी शिक्षा क्या था कि अभी तक पश्चिमी शिक्षा यहाँ आई नहीं थी, ये पश्चिमी शिक्षा को यहाँ पे लेके आए और इसको पूरा प्रमोट किया। मिशनरी स्कूल खोले गए, और जितनी भी अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ प्रमोट किया गया, बढ़ाया गया। और स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने की अनुमति दी गई। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। जो स्थानीय सरकार थी, जो हर जगह सरकार जो लोकल सरकारें बनी हुई थी, उनको अब ये अधिकार दे दिया गया कि अब आप यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, आप उन पर टैक्स लगा सकते हो, और अगर कोई इंसान टैक्स देने से मना करता है तो आप उसको दंड भी दे सकते हो, आप उसे पनिशमेंट भी कर सकते हो। ये उनको अधिकार दे दिए गए थे। जो टैक्स ना दे उसको प्रावधान दे दिया गया था कि आप उसको टैक्स वो भी कर सकते हो। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई इसमें, क्योंकि ये जो चार्टर जब आया तो इसके बाद देश में कई चीज़ें हुई, क्योंकि इन्होंने देश में जो देश की संस्कृति थी उसको ख़राब किया। इन्होंने देश को बहुत भला बुरा कहा, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा निष्कृष्ट बोला, बहुत ज़्यादा इन्हें भला बुरा कहा, और अपनी चीज़ों को प्रमोट किया, अपनी चीज़ों को, अपनी शिक्षा पद्धति को, अपने धर्म को हर जगह उन्होंने प्रमोट किया, यहाँ के लोगों को गलत बोला। इसीलिए इस एक्ट को आर्थिक बर्बादी कारण कहा जाता है। इसके बाद जो अगला चार्टर आता है वो 1833 का चार्टर एक्ट था, ये जस्ट उसके अगला वाला है। इसके बाद एक और ही चार्टर एक्ट आया है, इसके बाद फिर कोई नहीं आया है, फिर क्राउन का शासन आ गया है। तो इस पर हम क्या देखते हैं, इस पर जो मेन बातें कही गई, जो मेन इसके मुख्य बिंदु थे, वो थे बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का ही बना दिया गया। कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम। यही बंदा है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद जो था कंपनी क्या व्यापारिक निकाय को समाप्त कर दिया गया। कंपनी क्या जो व्यापारिक निकाय था, जो कंपनी व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब कंपनी को पूरी तरह से क्या बना दिया गया? प्रशासनिक निकाय बना दिया गया कंपनी को पूरी तरह से। इसके बाद देखते हैं जो अगली बात हुई वो सिविल सेवा में भारतीयों को लेने की बात कही गई। हालांकि इसकी मांग बहुत पहले से उठ रही थी कि सिविल सेवा में भारतीयों को लिया जाए। पहले सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हुआ करती थी वो लंदन में हुआ करती थी, इंग्लैंड में हुआ करती थी, ब्रिटिश में हुआ करती थी। इसके बाद ये बात लागू नहीं हो पाई थी। ये बात कही तो गई थी पर लागू नहीं हो पाई थी, लागू नहीं किया गया था। इसके बाद जो अगला चार्टर आता है वो 1853 में आता है, जस्ट 20 साल बाद इसके अगला चार्टर आता है। ये अंतिम एक्ट था, इसके बाद कोई चार्टर नहीं आया। इसके बाद सीधे क्राउन का ही शासन ला गया था। इस पर जो मेन बात कही गई थी वो क्या कही गई थी कि गवर्नर जनरल की जो विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल बना हुआ था उसकी जो विधायी शक्तियाँ अलग, विधायी कार्य अलग हो गए थे, और जो प्रशासनिक कार्य थे वो अलग हो गए थे। दोनों कार्य को अलग अलग कर दिया गया। नई विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद समझिए जैसे आज का लोकसभा हमारा है, जो हमारी संसद है उसमें जो लोकसभा है, एक ऐसे ही विधान परिषद बनाई की थी पहले, वो यहाँ पे गठन हुआ था। भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं खोल दी गई थी, यहाँ पे आके खोल दी गई थी भारतीयों के लिए सिविल सेवाएं। और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी समीक्षा के लिए। सिविल सर्विस की मैकाले समिति को बनाया गया था 1854 में। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद देखते हैं हम कंपनी के शासन को विस्तार किया गया। जो कंपनी का शासन था उसको विस्तार किया गया, क्योंकि उसका जो व्यावसायिक तो व्यापारिक निकाय बंद ही कर दिया गया था। जो उसका शासन बचा था उसको विस्तार किया गया। अगले चार्टर कोई बात नहीं की गई कि अगला चार्टर कब आएगा, उसकी कोई बात नहीं की गई। इसके बाद जस्ट अगली बात जो थी वो थी कि पहली बार विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व की बात की गई। पहली बार क्या किया गया था? जो विधान परिषद था, जो विधान परिषद गठन हुआ था, उस पर क्या किया गया था? स्थायी प्रतिनिधित्व, मतलब
परमानेंट जो मेंबर की बात की गई थी, स्थायी सदस्य की प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। इसके बाद फिर कोई चार्टर आया नहीं, ये आखिरी चार्टर था। इसके बाद फिर 1857 की क्रांति हो गई। आप लोगों ने सबने इतिहास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है क्योंकि हमें संविधान के बारे में पढ़ना है, हम सिर्फ इसका ब्रीफ ले रहे हैं। तो 1857 की क्रांति हो गई। इसके बाद फिर क्रांति के बाद फिर क्या हुआ, क्राउन ने शासन को अपने हाथ पे ले लिया और फिर यहाँ से चीज़ें बदल गई। इसके बाद कोई एक्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जो शासन था वो जो ब्रिटिश की महारानी थी, जो ब्रिटिश का क्राउन था, जो वहाँ का प्रशासन था, उसके हाथ में पूरी तरह कंट्रोल आ गया था और ये कंपनी के शासन को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था यहाँ से। तो इसके बारे में जो हम क्राउन का शासन है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।